जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग लुसेंट का इससे पहले वाले वीडियो में फिजिक्स का 500 प्रश्नों का संग्रह देखे थे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का 500 प्रश्न का संग्रह देखेंगे, जो आगामी 2024 के जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह 2024 में सभी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न लुसेंट से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था, जिसमें लैमार्क फ्रांस का निवासी था और ट्रेविरेनस यह जर्मनी का निवासी था। और जीव विज्ञान में जीवों के विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु एरिस्टोटल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के जो लेखक हैं वह एरिस्टोटल और अरस्तु ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर एक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है, तो आप लोग इतना जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। और एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन, तो घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। जो बेंजोइक अम्ल जो दाग धब्बे कपड़ों पर जो लग जाता है उसको हटाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को माना जाता है। कैरोलस लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई का नाम जाति है। जाति। तो चलिए दोस्तों, यह जो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई ये भी लिनियस के द्वारा ही दिया गया है। और कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम ये भी लिनियस के द्वारा ही दिया गया है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस होता है। नेक्स्ट है मेढक। मेढक का राना टिग्रिना होता है। राना टिग्रिना होता है। बिली का फेलिस डोमेस्टिका होता है। फेलिस डोमेस्टिका होता है। कुत्ता का होता है कैनिस फेमिलिडीज। कैनिस फेमिलिडीज होता है। गाय का बोस इंडिकस होता है। बोस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबेलिस होता है। बुबालस बुबेलिस होता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है। मुस्का डोमेस्टिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। मैग्नीफेरा इंडिका। धान का ओराइजा सटिवा होता है। ओराइजा सटिवा। धान एक खरीफ फसल है। धान एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटिवा होता है। ओराइजा सटिवा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। मटर का पिजम सटिवम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटेनियम होता है। सीसर एरिटेनियम। सरसों का ब्रासिका कंपेस्ट्रिस होता है। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पराडिस्का होता है। मूसा पराडिस्का। नेक्स्ट है कमल जो भारत का राष्ट्रीय फूल है, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन होता है। निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन। हाथी भारत का विरासत पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम
मैक्सिमस होता है, या एलिफास इंडिका भी कहीं कहीं आपको देता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एलिफास मैक्सिमम होता है। हाथी भारत का विरासत पशु है और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बरगद, बरगद का जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस होता है, जिसको बनियान ट्री भी कहते हैं। मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टिसस होता है। पाओ क्रिस्टिसस जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। डॉल्फिन, जिसको टाइगर, गंगा का टाइगर कहा जाता है, गंगा का टाइगर, तो यह डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्ट गैंगेटिका होता है, प्लेटेनिस्ट गैंगेटिका। और डॉल्फिन जो चिंपैंजी के बाद मनुष्य की भाषा या मनुष्य का दोस्त, उसके बाद डॉल्फिन को ही माना जाता है। बाघ, बाघ का यह राष्ट्रीय पशु है, वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है, पैंथरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है शेर, शेर हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियोपर्सिया, पैंथरा लियोपर्सिया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, या हॉलैंड के निवासी थे। इस कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन मिलेगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक है, तो अकार्बनिक ज्यादा, इसका लेटर इसमें याद रखिएगा, अकार्बनिक 81 और कार्बनिक 19, यानी 81:19 में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जीव द्रव्य में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं में किया गया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। और यह सबसे छोटी जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, जो सेल होती है, ठीक है। और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। सबसे लंबित कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, यानी ऑस्ट्रिच के अंडे की। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार किसने बताया था कि कोशिका का विभाजन होता है? तो यह रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 ईस्वी में बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली यह लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरकाय की खोज किसने की थी? तो तरकाय की खोज बोबेरी के द्वारा किया गया था, बोबेरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जीई पैलेट के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, या यूं कहिए तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 में किया गया था। इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था, इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहता है? कोशिका का शक्ति गृह या माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के अनुभव का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो कोशिका के अनुभव का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है, या पुलिसमैन कहा जाता है। कोशिका का पुलिसमैन गोल्जी काय को कहा जाता है, या ट्रैफिक पुलिस, जो भी पूछ दे क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस या गोल्जी काय को ही कहा जाता है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लवक कितने प्रकार का होता है। लवक, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तो हरित लवक या हरी पत्तियों में पाया जाता है, अवर्णी लवक या जड़ों में पाया जाता है, और वर्णी लवक जो पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक है, तो लवक की खोज सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में हैकल के द्वारा किया गया था। हैकल के द्वारा किया गया था। और लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग MFWS सिम्पर के द्वारा किया गया था। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एस सिम्पर के द्वारा किया गया था। एस सिम्पर के द्वारा, MFWS सिम्पर के द्वारा लवक शब्द का प्रयोग किया गया था। और पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णी लवक के कुछ उदाहरण, तो वर्णी लवक के कुछ उदाहरण हो जाएगा टमाटर। टमाटर में जो टमाटर का रंग लाल होता है या लाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि टमाटर का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है, तो यह लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर, गाजर का रंग लाल या पीला कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग लाल या बीटानिन के कारण होता है, बीटानिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो इसको फाइकोसाइनिन कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, फाइकोसाइनिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है, तो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक होता है, केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रक धर्म में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन। और इसे क्रोमेटिन जो नाम दिया था वह फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक धागा, एक गढ़ा भाग होता है, गढ़ा भाग हो जाएगा, गधा नहीं गढ़ा भाग हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गढ़ा भाग होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है, तो वंशागति का वाहक गुणसूत्र को कहा जाता है, गुणसूत्र को कहा जाता है। और गुणसूत्र का पता या नामकरण W. वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो यह किया था वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए की संरचना के लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो यह 1962 ईस्वी में मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो यह किए थे हरगोविंद खुराना, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाव के द्वारा 1855 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो कोशिका तो 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन इसका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन, असूत्री विभाजन या अविकसित कोशिकाओं में होता है। याद रखिएगा, अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में। वहीं पर समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन यह जंतु कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन यह जंतु कोशिका में होता है, जिसका सबसे पहले पता वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है और सूत्री विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, जिसकी खोज बीजमैन ने किया था, जबकि इसका विस्तृत व्याख्या स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में किया था। तो और सूत्री विभाजन यह जनन कोशिकाओं में होता है, समसूत्री जंतु कोशिकाओं में और असूत्री अविकसित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, तो पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी को युगलीना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कवक के अध्ययन को क्या कहता है, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में लगभग कितने प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो यह 100 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था,
तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक लैमार्क है। लैमार्क जो फ्रांस के निवासी थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को टोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्ल्स डार्विन ने विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था, उस जहाज का क्या नाम था? तो इसका नाम था बीगल, जो 1831 ईस्वी में भ्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो यह ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम? तो जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले विलियम वाटसन के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो यह मटर के पौधे का चुनाव किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसको फिनोटाइप बोलते हैं, फिनोटाइप। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंग सहलगनता की खोज किसने की थी? तो लिंग सहलगनता की खोज मॉर्गन के द्वारा 1910 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंग वर्णनता हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो यह दोनों आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो यह डब्ल्यू वाल्टेयर के द्वारा किया गया था। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको जीनोम बोलते हैं, जीनोम। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्रों के बाद जीन यदि कोशिका द्रव के अंगों में होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिका अंगों में होती है तो इसको प्लाज्मा जीन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में कितने आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो मानव में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी यानी 46। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो डबल रोटी के निर्माण में जो कवक का प्रयोग करते हैं इसको सैक्रोमाइसिस कहते हैं, सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में कवक के द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे देख लेते हैं। जैसे सरसों का जो सफ़ेद रस्ट होता है यह कवक के कारण, गेहूं का ढीला स्मट रोग ये भी कवक के कारण, गेहूं का कीटू रोग ये भी कवक के कारण, आलू का अंगमारी रोग ये भी कवक के कारण, गले का लाल क्षरण रोग ये भी कवक के कारण, और मूंगफली का जो टीका रोग ये भी कवक के कारण। जिससे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टीका रोग किस फसल में होता है? तो ये मूंगफली में हो जाता है, और टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। ये सभी कवक से होने वाला ये सब का फसलों में बीमारी है, ये सब कवक से ही होता है। और एफला नामक विष किससे बनाया जाता है? तो एफला नामक जो विष होता है वह भी कवक से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कवक और शैवाल का जो परस्पर सहजीवी होता है वह कौन होता है? तो यह लाइकेन होता है, लाइकेन। और लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किसने किया था? तो यह थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था। और लाइकेन की खोज तुलासने के द्वारा किया गया था। और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा जो संकेतक होता है कौन होता है? तो यह लाइकेन ही होता है, लाइकेन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों पर उगने वाले छाल को या लाइकेन को उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोलस कहते हैं, कोर्टिकोलस। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहते हैं, सेक्सिकोलस। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? तो जो प्रयोगशाला में लिटमस पेपर जो होता है जिससे अम्ल और क्षार की पहचान होती है यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज एंटोनी लीवेनहॉक के द्वारा 1683 में किया गया था। और जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को ही कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को ही कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु नाम किसने दिया? तो यह एहरेनबर्ग के द्वारा 1829 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेबीज का टीका, दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो यह लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोग का जन्म सिद्धांत किसने बताया? तो रोग का जन्म सिद्धांत रॉबर्ट कोच के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवान वॉस्की 1892 ईस्वी में किए थे, जो तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज कर रहे थे तो उसी समय किए थे। और इवान वॉस्की जो थे यह रूस के वैज्ञानिक थे और यह मोज़ेक रोग पर खोज कर रहे थे। और सबसे बड़ा जो विषाणु होता है वह तंबाकू का मोज़ेक रोग ही होता है, याद रखिएगा। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वह राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल्ड स्टोरेज में कितने ताप पर सामग्री का संचय किया जाता है? तो यह 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का क्या नाम है? तो वनस्पति जगत के सबसे ऊंचा पौधा का नाम सिकोया सेम्परविरेंस है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है और इसको कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा का नाम क्या है? तो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा का नाम जैमिया पिग्मिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवित जीवाश्म के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवित जीवाश्म के नाम से साइकस जिंगोबाइलेवा और मेटासिकोया को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाने वाला जो साबूदाना होता है किससे बनाया जाता है? तो यह भी साइकस से ही बनाया जाता है, साइकस से। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरपीन का तेल किस वनस्पति पेड़ से प्राप्त होता है? तो जो तरपीन का तेल होता है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल प्राप्त होता है। जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट का तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास किस कुल का पौधा है? तो कपास जो है यह मालवेसी कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे का जनन अंग कौन माना जाता है? तो पौधे का जनन अंग फूल को माना जाता है, फूल को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सेब कटहल किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो यह असत्य फल का उदाहरण है, असत्य फल का उदाहरण है। और जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसको सत्य फल बोलते हैं और जिसका बीजांड से होता है उसको असत्य फल। तो असत्य फल में हो जाएगा आपका कटहल और सेब, ये सब असत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे की जो आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन कर की जाती है, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? तो यह मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों का उदाहरण है। उपचयन और अपचयन प्रकाश संश्लेषण में दोनों क्रियाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्जिन्स की खोज किसने की थी? तो ऑक्जिन्स की खोज डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है कि जिब्रेलिन्स की खोज किसने की थी? तो जिब्रेलिन की खोज कुरोसवा के द्वारा 1926 में किया गया था। यह बौने पौधा को लंबा कर देता है और एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है वह एथिलीन है, एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाल बंट एक रोग है जो जीवाणुओं से फैलता है, किसमें पाया जाता है? तो कर्नाल बंट या गेहूं में पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम आता है? तो केसर बनाने के लिए जो पौधे का जो भाग का प्रयोग करते हैं वह पौधे का वर्तिकाग्र भाग होता है, पौधे का वर्तिकाग्र भाग होता है। और हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो हीरोइन या अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, अफीम हीरोइन पोस्ता से अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो जो कुनैन है
यह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है जो मलेरिया के दवा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और 2,4-D क्या है? तो 2,4-D यह एक खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वह रेफ्लेसिया होता है, रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है, उल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। और सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यह महासागर है, महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से मिला है? तो यह किसने प्रयोग किया है इस पारिस्थितिकी तंत्र का? तो एजी टेंसले के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। और पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र जो है वह बेंगलुरु में है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री दुर्घटित हो गई थी। तो यह गैस किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। और पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो हो जाएगा 2.5 से 3%। और पारायुक्त नमक जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा मिनी माता रोग। और नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। और केंचुआ और प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो यह 2.5 से 3% है, 2.5 से 3% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जल की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अगला प्रश्न है केचुआ और जो जोंक है किस संघ का जीव है? तो केचुआ और जोंक एनिलिडा संघ का जीव है, एनिलिडा संघ का जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केचुए में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है? तो केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, 13 कक्ष होते हैं, यानी 13 चेंबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है घोघा और सीपी किस संघ का है? तो घोघा और सीपी मोलस्का संघ का है, मोलस्का संघ का। अगला प्रश्न है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली का क्या नाम है? तो यह है गैम्बुसिया, गैम्बुसिया। और मच्छरों के लिए जो नियंत्रित करने के लिए जो दवाएं होती है उसमें एलिथ्रिन नामक दवा जो सक्रिय होता है, एलिथ्रिन नामक दवा सक्रिय होता है। और मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं, 3 चेंबर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मगरमच्छ का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मेसोजोइक युग को क्या कहा जाता है? तो मेसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है, रेप्टाइल का युग कहा जाता है। जो डायनासोर युग का था, डायनासोर इसी युग का था, मेसोजोइक युग में ही डायनासोर उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा, किंग कोबरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ न सकने वाली पक्षी का क्या नाम है? तो उड़ न सकने वाली पक्षी हो जाएगा कीवी और एमू, कीवी और एमू। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा पक्षी का नाम? तो गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम अलीपुर कोलकाता है। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो यह क्रूजर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनीय वर्ग में ऐसा कौन सा जानवर है जिसके रुधिर में केंद्रक पाया जाता है? तो यह अपवाद में है ऊंट एवं लामा। ऊंट और लामा को छोड़कर किसी भी स्तनी के रुधिर में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट एवं लामा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का तापमान बकरी का होता है जो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अंडा देने वाली स्तनधारी जीव कौन सा है? तो यह है एकिडीना और प्लेटिपस। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लसिका किस ऊतक का उदाहरण है?
तो यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है, 639। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, तो यह स्टेपेडियस जो कान की होती है, यह कूल्हे की होता है या कान की होता है। और मानव रक्त का पीएच मान यह 7.4 होता है, और जो पीएच मान होता है वह 0 से लेकर 14 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें बीच में 7 होता है जो उदासीन होता है, और 0 से 7 के जो 7 से नीचे तक रहता है वह बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, और 7 पर उदासीन, और 7 से लेकर जो 14 के बीच में रहता है वह क्षारीय होता है। और आरसीबी का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। आरसीबी का निर्माण, सॉरी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल, तो यह 20 से 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक का क्या नाम है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक का नाम हीमैटिन है, हीमैटिन। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी की संख्या ज्ञात किससे की जाती है? तो यह हीमोसाइटोमीटर से की जाती है, हीमोसाइटोमीटर से। और आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है? तो यह एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन या 1 से 5 दिन कहीं देता है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त बिंबाणु का अन्य नाम क्या है? तो रक्त बिंबाणु का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स। और रक्त का थक्का बनाने में जो मदद करता है वो आपका थ्रोम्बोसाइट्स ही करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी मात्रा में कमी आ जाती है? तो यह प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनन या नेफ्थोक्यूनन होता है। और रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन होता है वह फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था 1940 ईस्वी में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्नाशय में एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम को जैव कैटलिस्ट कहते हैं, एंजाइम को जैव कैटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यह 20 दांत होता है, 20 दांत 2 बार विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। और मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है या प्रारंभ होती है? तो यह मुख से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने से कौन रोकता है? उसका नाम क्या है? तो यह है हिपैरिन है, हिपैरिन। और पीत का पकवासे में गिरना क्या कहलाता है? तो पीत का पकवासे में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन किसे दिया गया था? तो पहली बार जो इंसुलिन का इंजेक्शन है यह लियोनार्ड थॉम्सन को दिया गया था, लियोनार्ड थॉम्सन को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं। और इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है। जबकि वहीं अगर भ्रूण अवस्था में होता है
तो 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फेग्नोमैनोमीटर है। स्फेग्नोमैनोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क के कार्यात्मक इकाई का क्या नाम है? यानी वृक्क के जो कार्यात्मक इकाई है उसका नाम नेफ्रॉन है। वृक्क का कार्यात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग जो हल्का पीला होता है किसके कारण होता है? तो यह यूरोक्रम के कारण होता है। यूरोक्रम के कारण होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो यह 6 होता है। और मूत्र का जो पीएच मान है, पीएच मान जो है यह HP सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में दिया गया था। 1909 ईस्वी में पीएच जो HP सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, जिसमें पावर ऑफ पोटेंशियल होता है। पावर ऑफ पोटेंशियल इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का मतलब। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क में जो बनने वाली जो पथरी है किसका बना होता है? तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। पित्त में जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि EEG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? EEG का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। यानी मस्तिष्क में कहीं भी विकार उत्पन्न होता है उसको पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। और EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम लगभग, यानी 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो पित्त का जो पक्वाशय में गिरना, यही जो प्रक्रिया है वही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और यह इसका नियंत्रण जो करता है मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु करता है। और प्रतिवर्ती क्रिया का सर्वप्रथम पता मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। और मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है। और मनुष्य में कितनी जोड़ी में मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई का क्या नाम है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम न्यूरॉन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम न्यूरॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां पाई जाती है। और मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। वहीं पर अगर बाल्यावस्था पूछे तो इसमें कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। टोटल सिर में 29 हड्डी होती है। खोपड़ी में 28, एक जो उसको बांध के रखा हुआ है हेराइड नमक जो हड्डी होती है, हेराइड नमक, वह एक है। तो सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29। कपाल में 8 होती है। कपाल में 8 होती है। फेसियल में 14। कर्ण यानी कान में 6 होता है। रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या 33 होता है। जब आदमी विकसित हो जाता है तो यह घट जाता है, 26 हो जाता है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या पसलियों में 24 यानी 12 जोड़ी होता है। और मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो यह फीमर जो होता है जांघ की हड्डी होती है। एक आपसे पूछता है कि टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो भी पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी ये भी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिस होती है, स्टेपिस जो कान की हड्डी होती है। कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। तीनों में 2-2 हड्डी पाई जाती है, यानी टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। और मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। वही आपसे पूछे कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस हार्मोन को, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस हार्मोन को लौरो एवं उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसको एड्रिनल ग्रंथि को लौरो एवं फाइट एंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। जे बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। और 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर और मरासमस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है?
तो 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो जल में बी और सी है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह विटामिन ए है, डी है, ई और के है। ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चलिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन एवं उनकी रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम, ठीक है, राजधानी नहीं, रासायनिक नाम हो गया दोस्तों। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनिमाइड या नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो होता है वह पैंथोनिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन B6, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 बायोटीन होता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का खोज होलकट, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का टोकोफेरोल होता है, टोकोफेरोल रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और विटामिन के का फिलोक्यूनोन होता है, फिलोक्यूनोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र C6H5COO होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह मैसूर में है, मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय औषधि और विष दोनों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि और विष दोनों यानी जहर और अमृत दोनों जो है यह लखनऊ में है। मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकुलाच के द्वारा 1827 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? जो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से ही फैलता है। इसका खोज लेवरन के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसने बताया कि मलेरिया रोग के लिए मच्छर वाहक होता है? यह रोनाल्ड रॉस 1887 में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीपीटी में पी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पर्ट्यूसिस होता है, पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होता है। और विश्व में एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। और पहली बार एड्स का पता 1988 ईस्वी में मालूम चला था और यह दिवस पहली बार 1988 में ही मनाया गया। और विश्व एड्स दिवस की थीम जो है वर्ल्ड एड्स डे थीम 2022 इक्वलाइज है, इक्वलाइज यानी समानता रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं ही ज़्यादा होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 घट जाती है, 45 हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जुड़ा होता है। अगर वही टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित ज़्यादातर महिलाएं होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 कम हो जाती है यानी 45 हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो इसमें 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है यानी 47 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं? तो उसको लेटेंट पीरियड बोलते हैं, लेटेंट पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय एस्ट्रोनशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो रेडियो सक्रिय एस्ट्रोनशियम के कारण अस्थि कैंसर होता है, अस्थि कैंसर होता है। अगला प्रश्न है कि इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोट सॉल्वेंट ऐसे होता है का जांच किस रोग में किया जाता है? जो एलिसा जांच है या एड्स के रोग में यह जांच किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है?
या किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है एजिडोथाइमिडीन यानी AZT नामक दवा का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो का आविष्कार जोनास सॉल्क 1952 ईस्वी में किए थे। और चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार देख लेते हैं, जैसे विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था, विटामिन ए मैकुलम के द्वारा किया था, मैकुलम के द्वारा किया गया था, विटामिन बी भी मैकुलम के द्वारा, विटामिन सी होलकट के द्वारा, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा, होम्योपैथी का आविष्कारक हैनीमैन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लीले हॉल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट है एंटीजन का आविष्कार लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन और सिम्पसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएनए जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग के द्वारा आरएनए का आविष्कार किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा इसका स्थापना किया गया, आविष्कार किया गया। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1926 में जो विश्व का पहला एंटीबायोटिक था, जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है BCG बेसिलस कॉमेट यूरिन होता है, यूरिन कालमेट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। जंपिंग जिन सिद्धांत बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा दिया गया था, बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा जंपिंग जिन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है DNA संश्लेषण आर्थर कॉनबर्ग के द्वारा दिया गया, DNA संश्लेषण का आविष्कार आर्थर कॉनबर्ग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्वप्नों के अध्ययन को ऑर्निरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो जो गुर्दा होता है उसका भार 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? तो हो जाएगा पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर का कार्य है कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? या सोते समय जो मनुष्य का रक्त दाब होता है वह घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर का pH मान 7.4 होता है। मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो धातु पाई जाती है वह लोहा होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वह किडनी करता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत से किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो यह एंजाइम की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो जो लार होता है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण किया जाता है। और क्रेब्स चक्र का पता हेंस क्रेब के द्वारा लगाया था, हेंस क्रेब ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन बदल देता है, तो पेप्सिन किस बदल देता है? पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? तो यह यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त जमा होता है, तो जो पित्त होता है वह पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, यह लोहा के कारण होता है। रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन लाल होता है वह लोहा के कारण होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का
महत्वपूर्ण घटक होता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो यह ऑक्सीजन को ले जाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो यह लोहित कोशिकाएं की सहायता से ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो यह WBC करता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो यह अस्थि मज्जा बोन मैरो में। और किसको RBC का कब्रिस्तान कहता है, तो यह प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यह यकृत लीवर करता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह लीवर है, लीवर और यानी यकृत। और मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो यह अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किस में होता है, तो यह अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की संख्या जो होती है वह बढ़ जाती है। और सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। और मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो यह कशेरुकी रज्जु में है। और मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट जो होता है वह नेफ्रॉन होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो यह हिपैरिन के कारण नहीं जमता, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो एंटीजन जो है एंटीजन जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। अगला प्रश्न है कि मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है, तो लगभग 0.007 mm होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अपवहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो यह वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। और सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन जो होता है वह गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप होता है नियंत्रित होता है, तो यह अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है, तो यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि होता है। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो यह अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। और भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो यह बीजांडसन के द्वारा की जाती है। और स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं, तो यह ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और पुरुष हो जाएगा तो बेसेक्टोमी हो जाएगा, बेसेक्टोमी। और गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए हार्मोन की जो सुई लगाई जाती है वह कौन है, तो यह ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो यह TSH है, TSH। और मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है वह क्या है, तो यह रक्त जमाव है, रक्त जमाव। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह O2 थायराइड ग्रंथि है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह O2 है, थायराइड है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा हार्मोन लॉरो और उडो हार्मोन कहलाता है, तो यह एड्रेनिलिन कहलाता है। और इंसुलिन एक क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो यह बीटा कोशिका से होता है। और इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। और हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो यह 4% होती है। अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो यह मेलानिन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंडरा जोड़ता है, कंडरा यानी टेंडन
टेंडन को कंडरा बोलते हैं, या पेशी को हड्डी से यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो यह अधिवृक्क ग्रंथि है। और मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की से तुलना की जाती है, तो यह फिल्म से की जाती है। और अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या जो होती है वह बढ़ जाती है। और मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है, कोलेस्ट्रॉल 140 से 180 mg के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप जो होगा वह बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो लसिका कोशिकाएं दीर्घ अस्थि में बनता है। और स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है, तो यह ताप नियमन से है। और मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुसूदनी यानी इंसुलिन एक अंतःस्राव ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पैरों की जो हड्डियां है फिबुला और टिबिया होता है। फिबुला और टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह पैर में पाई जाती है, पैर में। और हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है ऑक्सीजन के लिए होती है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्राव करती है, तो यह एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो यह पाराथायराइड हार्मोन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी में करता है। और कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो यह लीवर करता है, लीवर करता है। और सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम तो यह मस्तिष्क से है। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। और मानव शरीर के किन कोशिकाओं में से सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति मस्तिष्क कोशिका की होती है। और कौन सा रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है, तो AB होता है। और रक्त जो समूह होता है इसको 4 भागों में बांटा गया है, AB और O, जिसमें O को सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही जो हो जाएगा AB हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपेंट जो हो जाएगा AB। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर, तो O हो जाएगा। और मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206। पसलियों में कितनी जोड़ी हड्डी, तो 12 जोड़ी यानी 24 हड्डियाँ पाई जाती है। और मनुष्य में सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है वह जबड़े की होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। और मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है यानी पैर में पाई जाती है। और मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की, जिसको फीमर बोलते हैं, फीमर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण। और एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, तो ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो भाग प्रति मिलियन में ग्लूकोज को व्यक्त किया जाता है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसका निर्माण प्रोटीन से है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। और जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होता है, इसीलिए इसको जैव कैटलिस्ट कहा जाता है। और सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। अभी मध्य प्रदेश मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान हो गया, मसालों के उत्पादन में फर्स्ट स्थान जो हो गया है वह MP का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक, तो शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज हो जाएगा। और कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो यह ग्लूकोज करती है। शहद में मुख्यतः कौन होता है, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट्स करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह कहाँ होता है,
होता है तो यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं तो उनको कहाँ से मिलता है, तो दाल से इनको प्राप्त होता है। और प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत सोयाबीन होता है। और मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है, तो वसा ऊतक में। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है, कौन आवश्यक खनिज होता है, तो यह आपका पोटेशियम होता है। और पोटेशियम और सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो शैवाल है, शैवाल। और यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का है, आयोडीन का। और आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। और प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन कौन से हैं, तो सोयाबीन और मूंगफली। मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट और अस्थिया दोनों में विद्यमान तत्व कौन है, तो यह कैल्शियम है। और किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो आयरन यानी लोहा की कमी से हो जाता है। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, आयरन। और किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है, तो ये विटामिन के का है। और मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है वह 65% है। और पानी जो है 80 या 85%, 80 से 85% याद रखिएगा, जो भी हो जाए। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से आंत होता है। टाइफाइड के जांच करने के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। और पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका है। हैजा का कारण जीवाणु होता है विब्रियो क्लोरी के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। और एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू किस विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो बर्ड फ्लू को H5N1 से। और वहीं पर स्वाइन फ्लू होगा, स्वाइन फ्लू तो H1N1। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी कमी से दंत क्षय होता है, तो दंत क्षय फ्लोरीन की कमी से। और बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नाल की एक्सरे के लिए। और गुदा पथरी का पता लगाने के लिए जो प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह CT स्कैन होता है, यानी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भारी वस्तु की विषाक्त यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो यह कॉपर हो जाएगा। कॉपर यानी कॉपर के अधिक तांबा का उपयोग ज़्यादा करेंगे, शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। और तांबा से बिल्सन नामक भी रोग याद रखिएगा, बिल्सन नामक रोग। और टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। और BCG प्रतिरक्षण करता है TB के लिए, यक्षमा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में एक ऊर्जा का एक अन्य स्रोत वसा है। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन K करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह तपेदिक के लिए। और मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, वह प्रोटीन्स होते हैं। और पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यह यकृत के कारण होता है। और निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो यह फेफड़ा को करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है, तो पूर्ण स्मृति लोप को एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। और अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो यह कैरोटीन के मात्रा के कारण होता है, कैरोटीन के मात्रा के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो TB ट्यूबरकुलोसिस। और अन्य एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त जो रेडियो आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है, वह कोबाल्ट 60 होता है। और शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वह कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 वर्ष तक की वायु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह प्रोटीन्स। और पित्त ज्वर संचालित किया जाता है एडिज एडिप्जित मच्छर के द्वारा। और मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन A है। और ECG क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, यानी जो हृदय में कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो उसका पता ECG के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि मिनीमाता रोग का कारण क्या है, तो पारा है, पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, तो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण क्या होता है, तो यह हो जाएगा विषाणु।
और ईईजी में जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह मस्तिष्क है। और किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो यह लैक्टोज के कारण। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रेनिन। और वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल यानी ए, डी, ई और के पाया जाता है। और इटाई का पता सबसे पहले जापान में लगा था, जापान में, जो कैडमियम के कारण होता है। और कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो यह इटाई रोग से। और कालाजार का रोग वाहक कौन है, तो सिकता मक्खी है, सिकता मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक के टीके का आविष्कार चेचक के टीके का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। और टीकाकरण तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली दवा AZT है, AZT। और नेक्स्ट है BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए, तो हो जाएगा ऑस्टियोप्रोसिस जो हड्डी में हो जाता है उसके पहचान करने के लिए BMD किया जाता है। और काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। और गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम होता है, माइक्रोबैक्टीरियम होता है। और एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, यानी 7 रोगों में यह टीकाकरण किया जाता है। जीव सिद्धांत के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो DH मॉर्गन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। और सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन पाया जाता है। और गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सूटन और बोबेरी के द्वारा दिया गया था, सूटन और बोबेरी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो यह क्लोरेला नामक शैवाल से। और कवक एवं शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है इसको हेलोटिज्म बोलते हैं। और वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोलस बोलते हैं। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला जो लिटमस पेपर है किससे प्राप्त होता है, तो यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं।